तच दादी से, दादी सगाई तो तने की हो रही थी ना, और अब तेज की, तो फिर इसमें मैं कहाँ से आ गए? और मेरी शादी तो पहले से ही हो चुकी है, फिर आप मेरी सगाई? लेकिन क्यों दादी? अब आगे दादी तच से, तुम इस घर के बड़े पोते हो और वारिस भी। तुम्हारी शादी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। ऐसे में मेहमान जो तने और तेज की शादी अटेंड करने आएंगे, वो सुहाना को तुम्हारे साथ देखेंगे तो 10 तरह की बातें बनाएंगे। और अगर तुमसे पहले तनय और तेज की शादी की बात सामने आती है, तो मीडिया वालों को भी अलग अलग तरह की बातें बनाने को मसाला मिल जाएगा। फिर दादी दिव्या के हाथ को पकड़कर तच के सामने करते हुए, दिव्या के रिंग फिंगर वाली उंगली दिखाते हुए कहती हैं, ये देखो, ये उंगली तो खाली है, इसमें सगाई की रिंग होनी चाहिए थी ना, तो कहाँ है सगाई की रिंग? तच लेकिन दादी, दादी तच को हाथ दिखाकर आगे बोलने से रोक देती हैं। देखो तच, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हें किसी और से सगाई और शादी करनी है। तुम्हें तुम्हारी ही बीबी से शादी करनी है, ताकि पूरी दुनिया के सामने ओबराय की इस नई पीढ़ी की बहू का चेहरा सामने आ सके। और हमने तुम्हारी शादी देखी भी नहीं है, तो इसी बहाने हम और तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारी शादी में शामिल हो पाएगा। हाँ तच, तुम्हारी दादी सह कह रही हैं। बीर जी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठते हुए कहते हैं, उनके साथ सीता जी भी थी, जिनकी नजरें तब से तच और दिव्या बिला के अंदर आए थे उन्हीं के ऊपर थी। तच दिव्या को देखने लगता है, लेकिन दिव्या वहाँ बड़ों के सामने कुछ कह ही नहीं पाती। तो दादी जी आगे कहती हैं, तुम सब शॉपिंग पर चले जाओ और अपने लिए अपनी पसंद की रिंग पसंद करो। बाकी तुम सबके सगाई से लेकर शादी तक की सभी ड्रेसेस सीता जी की डिजाइनर डिजाइन कर देगी, और तुम लोगों को कुछ चाहिए होगा तो वो सब भी ले आ सकते हो। और हाँ, सिर्फ आज ही रात है तुम्हारे पास, कल से शादी होने तक तुम लोग अपनी अपनी दुल्हन से दूर रहोगे। दूर रहेंगे? लेकिन क्यों? दादी तनय जल्दी से पूछने लगता है। दादी तनय को घूरते हुए, क्योंकि एक रस्म है कि शादी होने से पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से नहीं मिल सकते, तो तुम लोग भी शादी होने तक एक दूसरे से नहीं मिल पाओगे। दादी की सारी बातें सुन मान और अखिल हंसने लगते हैं। तो तनय मान को घूरते हुए देखकर दादी से कहता है, दादी मान भाई भी अपनी गर्लफ्रेंड मानसी भाभी से शादी करना चाहते हैं, तो आप मानसी भाभी के घर पर बात कर उनकी शादी भी हमारे साथ एक ही मंडप में करवा दीजिए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज ही मान का रिश्ता भी पक्का करते हैं। अब अखिल और तनय मान का मुंह देख कर हंस रहे थे। दादी अब तुम सबका नाश्ता हो गया हो तो जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो। तुम सबकी शक्ल ही देख कर लग रहा है कि रात भर जाग कर आ रहे हो। दादाजी जो सोफे पर बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए न्यूज़ पेपर पढ़ रहे थे, वो सिर्फ दादी की बातें सुन रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके बोलने से भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि दादी ज़्यादातर चीज़ों में उनकी कभी सुनती ही नहीं थी। टेबल के नीचे तनय दीक्षा का हाथ कस कर पकड़ कर बैठा हुआ था। दीक्षा तो अपना हाथ तनय से छुड़वाना तो छोड़ो, हिला भी नहीं पा रही थी। मानसी खुश थी कि अब सबके सामने उसकी भी शादी होगी मान के साथ। निकिता अपने ही ख्यालों में गुम थी, उसके दिमाग में अभी सिर्फ अंगद और उसकी हरकतें ही चल रही थीं। तच कुछ देर दिव्या का चेहरा देखता है, फिर कहता है, ठीक है दादी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, कहकर तच बिना दिव्या का चेहरा देखे उसे नाश्ता खिलाता है। जब दिव्या का खाना हो जाता है तो तच उसे वहाँ से लेकर अपने रूम में चला जाता है। उसको जाता देख सीता जी भी अपनी जगह से उठकर चले जाती हैं। इधर हॉस्पिटल में अपनी बहन की ऑटीपासी रिपोर्ट पढ़ने के बाद अनुज जैसे गुस्से से पागल हो गया था। वो अपने केबिन से निकलकर हॉस्पिटल के डीन यानी कि अपने डैडा सिद्धार्थ जी के केबिन में तेज कदमों से जाकर बिना डोर पर नॉक किए घुस जाता है और उनके डेस्क में
ऑटो पास ही रिपोर्ट फेंकते हुए कहता है, डैड, आपने और मॉम ने मुझसे झूठ बोला था, लेकिन क्यों? दादी तनय और अखिल को देखते हुए पूछती है, अखिल बेटा, कल आप लोग किसी के खोने की खबर सुनकर यहाँ से जल्दी ही चले गए थे, तो ऐसा भी कौन खो गया था जिसके लिए आप लोग इतने परेशान होकर चले गए थे? अखिल दादी जी को देखते हुए अपनी उंगली रजनी की तरफ दिखा देता है, जो मान से अपना मुंह फुलाकर चेयर पर अपने पैर उठाकर मोड़कर अपने दोनों हाथ बांधकर बैठ गई थी। दादी रजनी को हैरानी से देख रही थी। दादी को तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी लड़की खो कैसे सकती है। दादी के साथ साथ वहाँ बैठे दादाजी, किंजल दी, धीर जी, बीर जी और जूही भी सभी हैरानी से रजनी को देख रहे थे। मान उन सब की सवालिया नजरें रजनी की तरफ देखकर उनसे कहता है, ये मेरी बहन है, एक एक्सीडेंट के कारण ये अपनी बचपने में चली गई है, अभी इसका इलाज चल रहा है। इधर हॉस्पिटल में अनुज के डेस्क पर फाइल फेंकते से सिद्धार्थ जी गुस्से से भरते हुए अपने चेयर से उठकर अनुज को गुस्से से घूरते हुए कहते हैं, ये क्या बदतमीजी है अनुज। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र फाइल पर लिखे नाम पर गई, उसकी जबान लड़खड़ा गई। वो अनुज को हैरानी के साथ देखते हुए पूछते हैं, ये आटापासी रिपोर्ट तुम्हें कहाँ से मिली? अंजलि जी ने जब सिद्धार्थ जी की लड़खड़ाती हुई आवाज़ सुनी तो वो अभी भी परेशान होकर उस फाइल को देखकर नजरें देखने लगी, लेकिन जैसे ही उस फाइल पर लिखे नाम को उन्होंने पढ़ा तो वो भी कांप उठी और वो अपने मन में सोचने लगी, ये रिपोर्ट इसे कैसे मिली? इसे तो हमने हॉस्पिटल से हटवा दिया था, अब पता नहीं ये लड़का क्या करेगा। अंजलि जी कांपते कदमों से अनुज की तरफ जाने लगती हैं, लेकिन अनुज की घूरती आंखें उन्हें उनकी जगह पर रुकने के लिए मजबूर कर देती हैं। अंजलि, अनुज बेटा। सिद्धार्थ जी अनुज से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र उस ऑटोप्सी रिपोर्ट पर गई, वो रुक गए और वो रिपोर्ट उठाकर पढ़ने लगे। इतने में अनुज गुस्से से तिलमिलाते हुए उनके केबिन से निकलकर चला जाता है। अंजलि जी सिद्धार्थ जी से, सिद्धार्थ जी, ये अनुज इतने गुस्से में गया है, कहीं ये गुस्से में अपने या किसी और के साथ कुछ गलत ना कर ले। और ये रिपोर्ट उसे कहाँ से मिली? इस रिपोर्ट को तो हमने हटवा दिया था ना। लेकिन जब अंजलि जी के इतना कहने के बाद भी सिद्धार्थ जी उनसे कुछ नहीं बोले तो अंजलि जी सिद्धार्थ जी को देखते हुए कहती हैं, आप सुन भी रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ, और आप क्या इस रिपोर्ट को इतने ध्यान से पढ़ रहे हैं? आपने ही तो बनाया है ये रिपोर्ट। सिद्धार्थ जी बोले, नहीं अंजलि जी, ये रिपोर्ट मैंने नहीं बनाया, ये रिपोर्ट तो कुछ और ही है। इधर आइए और पढ़ कर देख लीजिए इसमें क्या लिखा है। सिद्धार्थ जी बेचैन होते हुए कहते हैं। सिद्धार्थ जी की बेचैनी देख अंजलि जी को भी कुछ गलत होने का एहसास होता है और वो भी आगे आकर सिद्धार्थ जी के हाथ से रिपोर्ट लेकर पढ़ने लगती हैं। जैसे जैसे अंजलि जी रिपोर्ट पढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे अंजलि जी की आंखें भी हैरानी से फैलते जा रही थीं। वो पूरा रिपोर्ट पढ़ने के बाद सिद्धार्थ जी से कहती हैं, सिद्धार्थ जी, इस रिपोर्ट में लिखा है कि हमारी नन्ही के साथ गलत हुआ था, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। और ये रिपोर्ट तो वो रिपोर्ट नहीं थी जिसने जो हमने बनाया था। फिर ये रिपोर्ट किसने बनाया और क्यों? मैं भी यही सोच रहा हूँ अंजलि जी कि रिपोर्ट किसने बदली और क्यों, और ये रिपोर्ट यहाँ हॉस्पिटल आई कैसे? मैं अभी शंकर को बुलाता हूँ, उससे पूछता हूँ कि ये रिपोर्ट यहाँ कैसे आई। सिद्धार्थ जी इंटरकॉम पर कॉल कर शंकर, जो हर तरह से रिपोर्ट की डिटेल रखता था, उसे बुलाते हैं। थोड़ी ही देर में सिद्धार्थ जी के केबिन में नॉक करके एक मिडिल एज आदमी अंदर आता है। सिद्धार्थ जी उस आदमी को रिपोर्ट दिखाते हुए पूछते हैं, शंकर, ये रिपोर्ट फाइल हॉस्पिटल में कैसे आया? मैंने तो तुमसे इस रिपोर्ट को हटा देने के लिए कहा था। शंकर, हाँ सर, आपने मुझे ये रिपोर्ट हटाने के लिए कहा था और मैंने हटा भी दिया था, लेकिन फिर कुछ दिन पहले ही तो आपने एक नर्स के हाथों
ये फाइल मेरे पास भिजवाया और कहलवाया था कि मैं इस रिपोर्ट को बाकी के रिपोर्ट के साथ रख दूं, तो मैंने रख दिया था। सिद्धार्थ जी, क्या तुम बता सकते हो कि किस नर्स ने तुम्हें ये रिपोर्ट दी है? शंकर, नहीं सर, हॉस्पिटल में तो कितनी सारी नर्स काम करती हैं। मुझे ठीक से कुछ याद नहीं है किसने दिया था। ठीक है, तुम जा सकते हो। शंकर की पूरी बात सुनकर सिद्धार्थ जी उसे जाने के लिए कहते हैं और अंजलि जी की तरफ देखकर उनसे कहते हैं, अंजलि जी, मैंने किसी भी नर्स के हाथों से कोई फाइल शंकर के पास नहीं भिजवाया है। तो क्या कुछ ऐसा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है सिद्धार्थ जी? और कोई ऐसा है जो हमारी नन्ही के मौत का अपने मतलब के फायदा उठा रहा है और हमारे बेटों को भी गुमराह कर रहा है? पता नहीं क्या हो रहा है। सिद्धार्थ जी अंजलि जी को अपने गले से लगाकर उन्हें शांत करने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ आज का फोन बजने से तच दिव्या के ऊपर से झुंझलाते हुए उठकर बैठ जाता है और खुद में बड़बड़ाते हुए कहता है, इस काल को भी अभी ही आना था। कोई चैन से अपनी बीबी को प्यार भी नहीं करने देता। दिव्या उसे झुंझलाते देख हंसने लगती है। तच अपना फोन चेक करता है तो उसे टाइगर कॉल कर रहा था। तच कॉल रिसीव कर बालकनी में बात करते हुए चला जाता है। कुछ देर तच टाइगर से बात करता है, उसके बाद वो कॉल कर दिव्या के पास आ जाता है। तच दिव्या से, जान तुम रेस्ट करो, मैं अभी आता हूँ। पर तच आप कहाँ जा रहे हैं? दिव्या उठकर बैठते हुए पूछती है। रिलैक्स जान, मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ, मैं बस स्टडी में जा रहा हूँ। कुछ काम है, वापस आकर तुम्हें परेशान करता हूँ, ठीक है? कहकर तच दिव्या के गाल पर खींचकर कमरे से बाहर चला जाता है। दिव्या बेड पर लेटकर सुहाना और तच वाली फोटो फ्रेम को उठाकर सहलाते हुए कहती है, तुमने सही कहा सुहाना, मुझे तच से इतना प्यार हो गया है कि अब उनके साथ तो क्या, उनके आसपास भी किसी और को नहीं देख सकती। सच कहूँ तो अब तुम्हें भी नहीं, लेकिन मुझे तुमसे जलन नहीं होती। शायद इसलिए कि जिस दिल में तच के बेइंतहा प्यार है, वो दिल तुम्हारा ही तो है। तुम्हें पता है सुहाना, डॉक्टर ने कहा है कि मेरे माँ बनने के चांसेस 1% है, लेकिन फिर भी मैं माँ बनना चाहती हूँ, क्योंकि तच हमारी बेटी का नाम तुम्हारे राम पर रखना चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तो हम दोनों ही कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए तुम भी वहाँ ऊपर भगवान जी से दुआ करो कि मैं माँ बन जाऊँ और तुम हमारे बीच वापस आ सको हमारी बेटी बनकर। ये सब कहते हुए दिव्या तच और सुहाना की फोटो अपने होठों से लगाकर चूम लेती है। तभी डोर पर नॉक की आवाज़ सुन दिव्या डोर की तरफ देखती है तो वहाँ सीता जी डोर पर खड़ी दिव्या को ही देख रही थी। दिव्या जल्दी से उठकर बैठ जाती है और फ्रेम को टेबल पर रखने लगती है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि उसे लग रहा था कि अभी जो वो सुहाना से बातें कर रही थी, कहीं वो सब सीता जी ने सुन तो नहीं लिया हो। फोटो टेबल पर सही से नहीं रखाया था, जिससे फोटो नीचे गिरने लगता है, लेकिन दिव्या फोटो गिरने से पहले ही पकड़ लेती है और चैन की सांस लेने लगती है। सीता जी फिर से डोर पर नॉक करते हुए कहती हैं, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ आइए ना, दिव्या हकलाते हुए कहती है। क्या हुआ तुम्हें? तबीयत तो ठीक है ना? दिव्या, हाँ मेरी तबीयत। बोलते बोलते दिव्या रुक जाती है और हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी कर सीता जी को देखने लगती है। आपको कैसे पता कि मैं दिव्या हूँ? सुहाना, नहीं, अभी आपने कुछ सुना क्या? नहीं, मैं कुछ नहीं सुना, लेकिन मैंने जब तुम्हें विला में खाना बनाते और सब इतने अच्छे से करते देखा था, तब मुझे शक हुआ था कि तुम सुहाना नहीं हो। तब मुझे लगा कि तुम कोई बहरूपिया हो जो सुहाना जैसी शक्ल होने का फायदा उठाकर मेरे बेटे से शादी कर उसकी प्रॉपर्टी हथियाने आई हो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरा बेटा इतना बड़ा बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो तुम्हें पहचान ना पाया हो। तब मैंने तुम्हारे बारे में पता लगवाया और देखो मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया। क्या क्या पता चल गया आपको मेरे बारे में?
दिव्या अटकते हुए पूछती है। सीता जी दिव्या के पास बेड पर बैठकर उसके बाद जो टच और उसके किस करने से बिखर गए थे उन्हें सही करते हुए कहती है, यही कि तुम सुहाना अग्निहोत्री नहीं दिव्या मेहरा हो और तुम्हारे सीने में। सीता जी दिव्या के सीने में दिल जगह पर अपनी उंगली से टेप करते हुए आगे कहती हैं, ये जो दिल धड़क रहा है ना, ये तुम्हारा नहीं सुहाना का है। और जिस लड़की की शादी तनय से होने वाली है वो तुम्हारी सगी बहन है। तो अब जब आपको ये पता चल गया है कि मैं सुहाना नहीं दिव्या हूँ, तो आप क्या चाहती हैं कि आप मुझे तच की ज़िंदगी से दूर करना चाहती हैं जैसा आपने सुहाना को किया था। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तच जी से प्यार करती हूँ और उनके साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। किसी की जान ले सकती हूँ तो अपनी जान दे भी सकती हूँ। दिव्या सीता जी की नज़रों से नज़रें मिलाकर सब कहती है। उसे डर तो लग रहा था लेकिन वो ये भी जानती थी कि डरने से तो वो तच से दूर हो सकती है, इसलिए उसने डट कर रहना होगा। मैं भी यही चाहती हूँ कि वक्त आने पर तुम तच को तुमसे और मुझसे तच को छीनने की कोशिश करने वालों की जान लेने को तैयार रहो, क्योंकि जब वो लोग तुम्हें तच के साथ देखेंगे तब वो तुम्हें भी सुहाना समझकर मारने की कोशिश जरूर करेंगे। तब तुम्हें न सिर्फ उनसे खुद को बचाना है बल्कि अपनी और तच के रिश्ते को भी बचाना है। मैंने सुहाना को भी अपनी बेटी माना था और तुम्हें भी अपनी बेटी मान रही हूँ और कोशिश करूँगी कि मैं भी तुम्हें उन लोगों से बचा सकूँ। मैंने सुहाना को बचाने की कोशिश की थी लेकिन उन लोगों ने उसे मार दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कह रही हैं? कौन लोग सुहाना को मारना चाहते हैं? और जब आप सुहाना को बचाना चाहती थी तो सब आपको ये क्यों कहते हैं कि आपने भी सुहाना की जान लेने की कोशिश की थी? सीता जी दिव्या से कुछ कहती उससे पहले ही एक बार फिर से डोर पर नॉक करने की आवाज़ आती है। दिव्या और सीता जी दोनों उस ओर देखते हैं तो इस बार डोर पर जूही खड़ी थी। जूही आगे आकर कहती है, मॉम भाभी आप दोनों को दादी नीचे बुला रही हैं। वो तेज भाई की गर्लफ्रेंड और उनकी फैमिली वाले आ गए हैं, इसलिए दादी ने कहा है आप दोनों को बुलाने के लिए। ठीक है तुम चलो हम आते हैं। जूही वहाँ से चली जाती है। सीता जी दिव्या से, चलो तुम्हारी दादी सास बुला रही हैं कहकर सीता जी वहाँ से उठकर चली जाती हैं, लेकिन छोड़ जाती हैं दिव्या को सोचने के लिए क्या सच में सीता जी ने उसे दिव्या के रूप में तच के लिए अपना लिया है या फिर उनके पीछे भी उनकी कोई चाल है। दिव्या अपना सर झटक कर खुद से कहती है, जब उन्हें पता चल ही गया है कि मैं दिव्या हूँ सुहाना नहीं, तो अब आगे जो भी होगा देखा जाएगा। और उठकर वॉशरूम चले जाती है और फेस वॉश कर ये टॉवल से मुंह पोंछते हुए बाहर आती है। फिर अपने बॉल कॉम कर वो ठीक कर नीचे सबके बीच आ जाती है। दिव्या नीचे आती है तो सामने डोर के पास देखती है कि डोर के उस पार एक फैमिली खड़ी थी, जिनमें एक मिडिल एज आदमी था तो एक मिडिल औरत थी और उनके साथ एक 16-17 साल का लड़का भी था और नेहा भी थी। तो ये फैमिली नेहा की फैमिली थी, जिन्हें आज दादी ने खाने के समय तेज और नेहा की शादी की बात करने के लिए बुलाया था। दादी उनका घर के अंदर आने के लिए स्वागत करती हैं। नेहा आगे बढ़कर दादी जी और दादाजी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। फिर सीता जी और बीर जी के भी पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और साथ किंजल जी और धीर जी के भी पैर छूती है। सभी उसे खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। सीता जी नेहा की माँ आशा खन्ना से बात करते हुए अंदर आती हैं। दादाजी और बीर जी नेहा के पिता मेज खन्ना से बातें करते हुए अंदर आते हैं। सोफे पर एक साइड दादाजी दादी जी बीर जी और सीता जी बैठते हैं तो दूसरे साइड नेहा के मम्मी पापा और उसका छोटा भाई भी बैठ जाते हैं। नेहा भी उनके साथ ही बैठ जाती है। एक सोफे पर किंजल जी धीर जी और थोड़े देर पहले बिला आया तेज भी बैठ जाते हैं, जिनकी नज़र आज नेहा के ऊपर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज नेहा ने पिंक कलर की साड़ी पहनी थी
जिसके बॉर्डर में हैवी वर्क किया गया था। उसने हल्का मेकअप किया था, आंखों में काजल और हल्की लाइट कलर की लिपस्टिक लगाई थी और बालों को गुथकर चोटी की हुई थी, जिसमें नेहा बहुत खूबसूरत लग रही थी। नेहा को देखते ही सबको नेहा पसंद भी आ गई थी। दिव्या को वहां खड़े देख दादी दिव्या को अपने पास बैठाते हुए नेहा की फैमिली से मिलवाते हुए कहती हैं, ये मेरे बड़े पोती की पत्नी है, मेरी बड़ी पुतहू है। दिव्या हाथ जोड़कर मुस्कुराते सबको नमस्ते करती है। दादी ने नेहा की मम्मी से पूछती हैं, आप बच्ची की कुंडली लेकर आए हैं ना? जी, आपने नेहा की कुंडली साथ में लेकर आने के लिए कहा था तो लेकर आए हैं। आशा जी नेहा की कुंडली निकालकर दादी को देते हुए कहती हैं। दादी आशा जी से कुंडली लेते हुए बीर जी पंडित जी को कॉल कर बुलाने के लिए कहती हैं। बीर जी पंडित जी को कॉल कर ओबरॉय बिला आने के लिए कहते हैं और सब आपस में बात करने लगते हैं। तेज तो आज नेहा को साड़ी में देखकर, उसकी खूबसूरती देखकर खुद को होश खोने लगता है और उसे वहां बैठे बैठे कुछ कुछ इशारे भी कर रहा था, जिसे देख नेहा का भाई अमन उनसे कहता है, दीदी ये होने वाले जीजा जी को जरा भी शब्द नहीं है, देखो कैसे इशारे कर रहे हैं। जिसे सुन नेहा मुंह छुपाकर हंसने लगती है। कुछ देर में पंडित जी भी आते हैं तो दादी किंजल जी को तेज की कुंडली लाने के लिए कहती हैं और अपने पास से नेहा की और 2 कुंडली जो तच और दिव्या की थी पंडित जी को देकर शादी की तारीख निकालने के लिए कहती हैं। दिव्या तो अपनी कुंडली देखकर हैरान थी कि उसकी कुंडली तो उसके घर रामनगर में थी, फिर यहाँ कैसे आई। किंजल जी तेज की कुंडली लाकर पंडित जी को देती हैं। पंडित जी नेहा और तेज की कुंडली देखकर शादी और सगाई की तारीख तनय और दीक्षा के साथ वाला ही बताते हैं, जिसे सुनकर सभी खुश हो जाते हैं कि बच्चों की शादी एक ही साथ हो जाएगी। लेकिन जब वो तच और दिव्या की कुंडली देखते हैं तो उनके माथे पर बल और चिंता की लकीरें दिखने लगती हैं। पंडित जी कहते हैं, जजमान इनकी कन्या की कुंडली में दोष है, जो पूजा करने के बाद ही दोष का निवारण हो सकता है। किंतु कहते हुए पंडित जी रुक जाते हैं। किंतु क्या पंडित जी, बोलिए ना। सभी पंडित जी के रुकने से सभी घबरा कर पूछते हैं, दोष का निवारण न होने पर कन्या की मृत्यु निश्चित होगी। पंडित जी के कहे शब्द सुनकर दिव्या के पास आ रहे तच के कदम हवा में ही रुक जाते हैं और वो घूर कर पंडित जी को देखने लगता है। इधर अनुज बहुत गुस्से से हॉस्पिटल से निकलकर एक बंगलों के बाहर आकर खड़ा था। अनुज को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी बहुत गुस्से में था। अनुज उस बंगले के अंदर जाता है। उसे देख बंगले का कोई गार्ड रोकने आगे नहीं आता। इसी से पता चल रहा था कि अनुज पहले ही इस बंगलों में आ चुका है और उसे यहाँ सब जानते हैं। अनुज सीधा बंगलों के डोर पर खड़ा होकर डोरबेल बजाता है तो कुछ ही देर में एक मिडिल एज औरत, जो अंजलि जी और सीता जी की एज में लग रही थी, दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही अनुज अंदर घुस जाता है और सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। अनुज, सुनो तो बेटा, क्या हुआ, जल्दी हो क्या? वो औरत अनुज से पूछती रहती है, लेकिन अनुज बिना कोई जवाब दिए सीढ़ियाँ चढ़कर एक कमरे की तरफ चला जाता है। उसके कमरे में घुसते ही कमरे के बेड पर लेटी लेटी मोबाइल चला रही लड़की जब कमरे में किसी के पैरों के आगे देखती है तो वो कौन है पूछते हुए सीधे होकर सामने अनुज का चेहरा देखती है।